दोस्तों, एक छोटा सा गांव मगर कई रहस्यों से भरा हुआ है। तो आइए बिना समय गंवाए इसे जानना शुरू करते हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, जो जमीन के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा और संयुक्त समुद्र और भूमि क्षेत्र में 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो कई द्वीपों का समूह है। यहाँ की करीब 87 से 88% आबादी मुस्लिम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ लगभग 231 मिलियन मुसलमान रहते हैं, जो किसी भी एक देश में सबसे अधिक हैं। दुनिया भर के मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया में निवास करता है। इसके बावजूद यहाँ हिंदू धर्म का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, भले ही हिंदुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम हो। यह प्रभाव इतना गहरा है कि यहाँ के लोग हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और कई मुस्लिम भी हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं। इन्हीं द्वीपों की श्रृंखला में एक अनोखा द्वीप है, फ्लोर आइलैंड, जो 7 इंदौरा द्वीप समूह का हिस्सा है। 27 अगस्त 2012 को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपराओं के चलते बैंकॉक में टॉप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वेरेबो गांव की सबसे बड़ी विशेषता इसके अनोखे घर हैं, जिन्हें यहाँ के निवासी बेरुनियाग कहते हैं। ये घर देखने में शंकु के आकार के होते हैं, जैसे कि एक बड़ी टोपी जिसे बच्चे जन्मदिन पर पहनते हैं। इन घरों की छतें सीधे जमीन तक फैली होती हैं और पूरी तरह से लोन तार छप्पर से ढकी होती है। ऐसा माना जाता है कि किसी समय यह घर इस क्षेत्र में आम हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ यही गांव अपनी पारंपरिक वास्तुकला को संजोए हुए है। इन घरों को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिनमें प्रत्येक भाग का एक विशेष उद्देश्य होता है। पहला भाग, जिसे लूटो या टेंट कहा जाता है, उसमें परिवार के लोग रहते हैं। दूसरा भाग लोबो कहलाता है, जहां भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं संग्रहित की जाती हैं। तीसरे भाग को लेंटर कहते हैं, जो अगली फसल के बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चौथा भाग लेम्पाराहा कहलाता है और इसे सूखे से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे ऊपरी भाग, जिसे ही कांग कोड़े कहा जाता है, इसे सबसे पवित्र माना जाता है और यहाँ पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाया जाता है। गांव में कुल 7 घर हैं। इनके अलावा एक अतिरिक्त घर भी है, जहां पूरे गांव के लोग अपने त्योहारों, अनुष्ठानों और समारोहों के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से कैथोलिक धर्म को मानते हैं, लेकिन कुछ परिवार अपनी पुरानी मान्यताओं को भी अपनाए हुए हैं। इस विशेष घर में ऐतिहासिक ढोल भी रखे गए हैं, जो सैकड़ों वर्षों पुराने हैं। गांव के लोग पीने के पानी की आपूर्ति झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले जल स्रोतों से करते हैं। गांव की कुल जनसंख्या केवल 44 लोगों की है और उनकी मुख्य आजीविका कृषि पर आधारित है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से लौंग और चेरी की खेती करते हैं, जिसमें गांव की महिलाएं भी पूरी तरह सहयोग करती हैं। आज भी वेरेबो गांव के लोग अपने जीवन को अपने पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में विश्वास रखते हैं। यहाँ आपको न तो कोई मशीन नजर आएगी, न मोबाइल, न इंटरनेट, न सड़कें और न ही गाड़ियाँ। ये लोग आज भी सैकड़ों साल पुराने तरीकों को अपनाते हुए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। गांव के लोग मुख्य रूप से मक्का और कसावा का सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन वे अपने गांव के आसपास कॉफी, वैनिला और दालचीनी के पौधे भी उगाते हैं। इनकी फसल को वे लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। हालांकि हाल ही में यह गांव वेरेबो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय हुआ है, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। गांव के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जो उनकी जीवन शैली को करीब से देखना और पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में सुना, तो वे यहाँ टूरिस्ट बनकर आए। कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। शांति और प्राकृतिक सुंदरता का जो एहसास यहाँ मिलता है, वह शायद ही कहीं और संभव हो। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं और बाहर के लोगों को एक अनूठी दुनिया का अनुभव करने में मदद करते हैं।
अगर आप कभी इंडोनेशिया के दौरे पर जाएं, तो इस वेरेबो विलेज को देखने का अवसर न चूकें। ऐसी अनूठी जगह, ऐसी परंपराएं, ऐसे घर और ऐसे लोग शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। हैरानी की बात यह है कि इस गांव में कुल मिलाकर सिर्फ 7 घर ही मौजूद हैं। वेरेबो गांव से सबसे नजदीकी शहर तक पहुंचने के लिए आपको 4 से 5 घंटे का पैदल सफर तय करना होगा। यह गांव पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और घने उष्णकटिबंधीय जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में जंगल और वनस्पतियों की भरमार है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते और बिजली केवल शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध होती है। इस गांव की स्थापना 900 साल पहले MP मारो ने अपनी पत्नी के साथ की थी और आज यहाँ उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। यदि आप एशिया महाद्वीप के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो इन जगहों को अवश्य देखें। यहाँ इतिहास, प्रकृति और आध्यात्मिकता तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। टोबा झील इंडोनेशिया की प्राकृतिक सुंदरता में तौबा झील का नाम अवश्य आता है। ये झील लगभग 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि इसकी गहराई 500 मीटर तक मानी जाती है। इसे दानो तौबा भी कहा जाता है। 70,000 साल पुरानी मानी जाने वाली इस झील में उठने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी विस्फोट के समान प्रतीत होता है। कोमोडो नेशनल पार्क इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित यह पार्क घूमने के लिए एक प्रमुख स्थान है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन, जो एक विशालकाय छिपकली जैसी प्रजाति है, यहीं पाई जाती है। इसके दांत और नाखून बेहद धारदार होते हैं और इसकी जीभ सांप जैसी नजर आती है। बाली के चावल के खेत इंडोनेशिया का बाली द्वीप न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपने चावल के खेतों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़ियों और ढलानों पर व्यवस्थित चावल की खेती पर्यटकों को आकर्षित करती है। नारियल के पेड़ों के साथ साथ बाली की नाइट लाइफ भी यहाँ आने वालों को बहुत पसंद आती है। टनाटो राजा इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी प्रांत में स्थित यह पहाड़ी इलाका पर्यटकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक गांव और विशेष समारोह इसे विशेष बनाते हैं। इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान इस स्थान को छोड़ना यात्रा को अधूरा बना सकता है। राजा अम्पाट द्वीप इंडोनेशिया का राजा अम्पाट द्वीप गोताखोरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे विश्व में अपनी समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप समूह में 1000 से अधिक प्रकार की मछलियां, कछुए, शैवाल और सैकड़ों प्रकार के मूंगे पाए जाते हैं। यह समुद्री गोताखोरी के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के योग्याकर्ता में स्थित यह हिंदू मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा के लिए किया गया था। यह मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने के साथ साथ प्राचीन वास्तुकला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर आपने इस एपिसोड में कुछ नया सीखा या जाना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इंडोनेशिया की यह अनूठी जगहें आपको एक अविस्मरणीय अनुभव देंगी।